स्वागत है आपका स्टूडेंट क्वेस्ट में। मैं बीके मौर्य प्रस्तुत हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार साथियों, आपका फिर स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे शक्ति संतुलन की। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन क्या है। तो शक्ति संतुलन की जो शुरुआत होती है असल में 18वीं और 19वीं शताब्दी में होती है, और उस समय पर मुख्य रूप से 5 या 6 राष्ट्रीयकर्ता थे, मतलब मुख्य रूप से राष्ट्र थे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, और उन्हीं के बीच शक्ति के लिए संघर्ष लगातार जारी थे। अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए वो राष्ट्र आपस में लड़ रहे थे, जिसमें मुख्य रूप से हैं यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, रूस है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है। ये सारे राष्ट्र थे उस समय महत्वपूर्ण। सारी की सारी यूरोपीय जो शक्तियाँ थीं वो महत्वपूर्ण थी, और उन्हीं के बीच साम्राज्य विस्तार की एक होड़ लगी हुई थी और अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करना चाह रहे थे। और उसी समय ये शक्ति संतुलन का सिद्धांत का जन्म होता है। यह शक्ति संतुलन का अवधारणा जन्म लेती है। तो राजनीति में जो शक्ति संतुलन है वो कोई साम्यावस्था नहीं है या बराबरी की अवस्था नहीं है कि दो देशों के बीच या दो राष्ट्रों के बीच शक्तियां बराबर हो गई तो मतलब शक्ति संतुलन स्थापित हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि शक्ति की अति प्रबलता है, मतलब शक्ति की अति प्रबलता या प्रति प्रबलता हम कहें इसको। मतलब ये हुआ कि एक राष्ट्र के पास एक निश्चित शक्ति है तो दूसरा राष्ट्र उससे अधिक शक्ति प्राप्त करके शक्ति संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है अपने पक्ष में, ताकि वो शक्तिशाली हो जाए। ये 5 या 6 जो राष्ट्र हुआ करते थे, यूरोपीय शक्तियां जो हुआ करती थी, उनमें होड़ लगी रहती थी कि अपने साम्राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तारित कौन करे। अगर किसी का साम्राज्य बड़ा हो जाए तो दूसरा राष्ट्र जो था वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उससे भी ज़्यादा शक्ति अर्जित करना चाहता था, और शक्ति अर्जित करने के माध्यम से शक्ति संतुलन स्थापित करते थे। और ये सारे काम होते कैसे थे? तो इन सब में एक संतुलनकर्ता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। संतुलनकर्ता क्या है? इसको हम बोलते हैं बैलेंसर, या संतुलक भी बोलते हैं, संतुलनकर्ता भी बोलते हैं। संतुलनकर्ता वह राष्ट्र होता है जिसके पास सबसे अधिक शक्ति होती है, और वह जिस पक्ष में जाएगा शक्ति उस पक्ष में झुक जाएगी, उसके उस पक्ष में सबसे अधिक शक्ति आ जाएगी, और इसी से शक्ति संतुलन बना रहता है कि ये वाला राष्ट्र जो है, भाई कई सारे राष्ट्र हैं, उसमें से अगर ये राष्ट्र इस ग्रुप में चला जाएगा तो शक्ति संतुलन उस तरफ हो जाएगा, और ये राष्ट्र अगर दूसरे ग्रुप में चला जाएगा, एक पर्टिकुलर राष्ट्र जिसके पास सबसे ज़्यादा शक्ति है, तो शक्ति संतुलन दूसरे पक्ष की तरफ झुक जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ये शक्ति संतुलनकर्ता का कार्य जो है वो यूनाइटेड किंगडम किया करता था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक नई शक्ति उभर कर सामने आई जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने शक्ति संतुलक की भूमिका निभानी शुरू कर दी, और आज के समय अमेरिका ही बैलेंसर की भूमिका निभा रहा है। लेकिन वर्तमान समय में शक्ति का कोई एक निश्चित केंद्र नहीं है। राष्ट्र राज्य ही केवल शक्ति का केंद्र नहीं है, शक्ति केवल राष्ट्र राज्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शक्ति के नए नए केंद्र उदय हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां आज वो भी एक बैलेंसर की भूमिका निभा रही हैं। शक्ति उनके द्वारा भी शक्ति अर्जित की जा रही, शक्ति का केंद्र वो बनी हुई है। दूसरा है क्षेत्रीय आर्थिक संगठन, वो भी एक शक्ति का केंद्र बने हैं अपने आप में। और विश्व व्यापार भी एक शक्ति का केंद्र अपने आप में बना हुआ है। तो आज के समय में जो शक्ति है मुख्य रूप से राष्ट्र राज्य, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और आर्थिक क्षेत्रीय संगठन और विश्व व्यापार, इन चारों तत्वों के इर्द गिर्द शक्ति घूमती है, और इन्हीं के द्वारा शक्ति संतुलन स्थापित किया जाता है। अब हम शक्ति संतुलन की परिभाषाओं की चर्चा कर लेते हैं। विभिन्न विचारकों ने शक्ति संतुलन के बारे में क्या कहा है। श्लिशर एक विचारक हैं, इन्होंने कहा है कि शक्ति संतुलन व्यक्तियों तथा समुदायों की सापेक्ष शक्ति की ओर संकेत करता है। मतलब व्यक्ति और समुदाय एक दूसरे के सापेक्ष
रिलेटिव शक्ति है कि उसके पास कितनी है, उसकी तुलना में किसी दूसरे समुदाय के पास कितनी ज़्यादा है या कम है, इसी वो सापेक्ष संकेत करता है कि इनकी ज़्यादा है और इनकी कम है। तो वो सापेक्षिक शक्ति की ओर इन्होंने संकेत करता है शक्ति संतुलन। और अगले विचारक हैं क्लॉड। क्लॉड का कहना है कि शक्ति संतुलन ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न स्वतंत्र राष्ट्र अपने आपसी संबंधों को बिना किसी बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वतंत्रता पूर्वक संचालित करते हैं। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी शक्तिशाली राष्ट्र का हस्तक्षेप नहीं होगा, उसके बगैर हस्तक्षेप के वो अपने आपसी संबंधों को बनाते हैं। उसमें किसी वैश्विक शक्ति या सबसे शक्तिशाली राष्ट्र का हस्तक्षेप नहीं होगा। इसीलिए क्लॉड जो हैं वो विकेंद्रीकृत व्यवस्था का समर्थन करते हैं और इनका मानना है इस व्यवस्था के द्वारा जो शक्ति है वो नीति निर्णायक इकाई के हाथ में ही रहती है, किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में नहीं जाती। नीति निर्णायक इकाई मतलब वो विशेष राज्य के हाथ में रहती है, ना कि शक्तिशाली राष्ट्र के हाथ में जाती है शक्ति। तो इसीलिए ये इनके जो विचार हैं उनको विकेंद्रीकृत व्यवस्था का समर्थक भी माना जाता है। और अगले विचारक हैं स्पाइकमैन। स्पाइकमैन ने तो यहाँ तक कह दिया कि शक्ति कोई दैवीय वरदान नहीं है, बल्कि मानव द्वारा निरंतर हस्तक्षेप करके स्थापित की जाती है। और ये ऐसी स्थिति है जो मानव के द्वारा बनाई जाती है, ना कि किसी दैवीय व्यक्ति के द्वारा या दैवीय संस्था के द्वारा बनाई जाती है, किसी देवता के द्वारा बनाई जाती है। और ये मानव के प्रयासों से स्थापित एक स्थिति है। अगले विचारक हैं अर्नेस्ट हॉस। अर्नेस्ट हॉस ने शक्ति संतुलन के 8 अर्थ बता दिए। पहले उन्होंने बताया कि शक्ति का वितरण, मतलब शक्ति का वितरण के रूप में शक्ति संतुलन को ये मानते हैं कि शक्ति का वितरण कैसे है, किस किस राष्ट्र के पास कितनी कितनी शक्ति है और किस किस तरह से वो उसका प्रयोग कर रहा है। दूसरा बताते हैं शक्ति की साम्य अवस्था, मतलब शक्ति की जो मध्यम अवस्था है, मतलब संतुलन की अवस्था है वो कैसी है, राष्ट्र उस पर अपना कैसे हक जमा रहे हैं। फिर उन्होंने बताया शक्ति की प्रवणता, मतलब शक्ति का जो प्रवाह है वो किस तरह से है, वो ढाल है जो शक्ति का कि एक राष्ट्र के पास फिर अगले राष्ट्र के पास फिर अगले राष्ट्र के पास कितनी कितनी शक्ति है, और उसके द्वारा कैसे राष्ट्र आपस में संगठन बना रहे हैं उसकी वो क्या है, उस इसलिए शक्ति प्रवणता के रूप में करते हैं। स्थिरता एवं शांति के रूप में इसको परिभाषित करते हैं, इसको एक अर्थ देते हैं स्थिरता एवं शांति के रूप में। दूसरा अर्थ ये देते हैं अस्थिरता एवं युद्ध के रूप में। अंतरराष्ट्रीय संतुलन के लिए शक्ति संतुलन जो है हमारा अस्थिरता और युद्ध के रूप में, मतलब जैसे ही शक्ति संतुलन बिगड़ेगा तो अस्थिरता होगी और युद्ध होगा। एक राष्ट्र शक्तिशाली हो जाएगा और एक राष्ट्र कमजोर हो जाएगा तो वो युद्ध का कारण बनेगा, अपनी शक्ति संतुलन जब नहीं होगा तो। और अगला ये कहते हैं अर्थ बताते हैं शक्ति की राजनीति, मतलब शक्ति की राजनीति होगी, संघर्ष की राजनीति जो होती है ऑब्वियस, तो उस रूप में भी शक्ति संतुलन को परिभाषित करते हैं। और कहते हैं कि एक सार्वभौमिक सिद्धांत है, ये सार्वभौमिक सिद्धांत है शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन बना रहेगा तो सारी चीज़ें ठीक रहेंगी, नहीं बना रहेगा तो केओस रहेगा, युद्ध होगा, स्थिरता होगी। और अगला ये अर्थ देते हैं एक व्यवस्था के रूप में एवं नीति निर्माताओं के लिए मार्गदर्शक के रूप में। नीति निर्माताओं के मार्गदर्शक कैसे, जैसे वो देख लेते हैं कि नीति निर्माता की इस राष्ट्र के पास इतनी शक्ति है और इस राष्ट्र के पास, दूसरे राष्ट्र के पास इतनी शक्ति है, तो वो नीतियाँ कैसे बनाएं कि ये शक्ति संतुलन बना रहे, तो उसके लिए मार्गदर्शक के रूप में ये रहता है। इसलिए इन्होंने इस तरह से 8 अर्थ बताए हैं शक्ति संतुलन के। और एक विचारक हैं हैंडले बुल। हैंडले बुल का कहना है कि शक्ति संतुलन के द्वारा छोटे राज्यों की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है, क्योंकि जो बड़ी शक्तियां होती है जिनके पक्ष में शक्ति होती है या जो शक्ति संतुलन स्थापित करने का काम करते हैं वो छोटे राज्य को हड़प ना लें, इसके लिए शक्ति संतुलन उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अब हम शक्ति संतुलन के दृष्टिकोणों की चर्चा कर लेते हैं। शक्ति संतुलन के दृष्टिकोण 3 हैं मुख्यतः। पहला दृष्टिकोण है एक ध्रुवीय विश्व। इन विचारकों का मानना है जो एक ध्रुवीय विश्व में विश्वास रखते हैं, मोनोपोलर वर्ल्ड में विश्वास रखते हैं, उनका कहना है कि जब एक शक्ति सर्वे सर्वा होगी, एक ही राष्ट्र या एक शक्ति पूरे विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगी तो इससे शांति स्थापित होगी, स्थायित्व अधिक होगा और युद्ध की संभावना, संघर्ष की संभावना सारी समाप्त हो जाएंगी
और इसलिए इस विचारधारा को आधिपत्यवादी स्थायित्व के सिद्धांत को मानते हैं। मतलब इस विचारधारा के मानने वाले जो विचारक हैं वो आधिपत्यवादी स्थायित्व के सिद्धांत को मानते हैं। वो ये कहते हैं कि एक राष्ट्र ही सर्वे सर्वा बन जाए और उसके सिवा कोई दूसरी शक्ति ही ना हो, एक ही ध्रुव रहे पूरे विश्व में, एक ही शक्ति रहे पूरे विश्व में, जिससे ना संघर्ष होगा, ना युद्ध होगा और ना ही किसी तरह के नुकसान होगा। अगला दृष्टिकोण है द्विध्रुवीय शक्ति संतुलन का। दो ध्रुवीय शक्ति संतुलन में वालों का कहना है कि शक्ति के दो केंद्र होने चाहिए, एक केंद्र नहीं होना चाहिए। शक्ति का संतुलन तभी स्थापित होगा जब दो केंद्र होंगे, नहीं तो अगर एक केंद्र होगा तो वो अधिनायकवादी बन जाएगा, वो लोगों का दमन करेगा, लोगों का शोषण करेगा। इसलिए दो केंद्र होंगे, तो अगर एक केंद्र ज़्यादा मजबूत होगा तो दूसरा केंद्र उसको संतुलित कर लेगा। संगठन बना के या कैसे इसके साधन की चर्चा हम आगे कर लेंगे। तो ये दो ध्रुवीय विश्व की कल्पना करते हैं। जब दो ध्रुवीय विश्व, जैसे कि शीत युद्ध के दौरान दो ध्रुवीय विश्व रहा था, एक यूएसएसआर और दूसरा अमेरिका, तो दो ध्रुव थे, पूरा विश्व दो ध्रुव में बटा हुआ था और एक संतुलन की व्यवस्था थी। ना युद्ध होने की कोई संभावना नहीं थी उन दिनों में, क्योंकि युद्ध होता तो बहुत ज़्यादा विनाश हो जाता, तो क्योंकि शक्ति संतुलन था दोनों तरफ का। इसीलिए तो इस विचारधारा को मानने वाले विचारक केनेथ वाल्स हैं और नव यथार्थवादी विचारक हैं, वो भी इसी विचारधारा को मानते हैं। दो ध्रुवीय विश्व में इनका मानना है दो ध्रुवीय विश्व में सबसे अधिक स्थायित्व और शांति की व्यवस्था रहेगी। और अगली विचारधारा है, ये अगला दृष्टिकोण है बहुध्रुवीय विश्व में मानने वाले जो लोग हैं। बहुध्रुवीय विश्व में मानने वाले लोगों का कहना है कि शक्ति ना तो एक केंद्र में अच्छी है, ना ही केवल दो केंद्रों में, वरना दो केंद्र हैं तो एक विरोधी होगा और दोनों एक दूसरे के विरोधी हो जाएंगे, तो दोनों आपस में भिड़ गए तो सर्वनाश हो जाएगा। तो इसलिए बहुध्रुवीय होनी चाहिए। शक्ति का जो केंद्र है वो दो से ज़्यादा होने चाहिए, कई सारे होने चाहिए, जो कि वर्तमान समय में बहुध्रुवीय माना भी जा रहा है कि वर्तमान समय की जो व्यवस्था है वो बहुध्रुवीय है। इसको मानने वाले जो विचारक हैं वो मार्गेनथाउ और कार्ल ड्यूस हैं, और इनका मानना है कि बहुध्रुवीय व्यवस्था में ही सबसे ज़्यादा स्थायित्व होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा जब केंद्र होंगे तो वो आपस में नहीं लड़ेंगे। अगर एक पक्ष अगर भारी होगा तो दूसरे पक्ष में शांति बनाए रखने के लिए दो तीन लोग मिलकर शक्ति संतुलन स्थापित कर लेंगे। तो शक्ति का केंद्र जब दो से अधिक होंगे तो सहयोग के द्वारा शक्ति संतुलन हमेशा बना रहेगा, युद्ध होने की स्थिति नहीं आएगी। तो इनका मानना है मार्गेनथाउ और कार्ल ड्यूस का। अब हम वर्तमान समय में शक्ति संतुलन की चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान समय में शीत युद्ध के बाद का जो युग है वो एक ध्रुवीय विश्व के रूप में उभरा था। वहाँ अमेरिका ही सर्वे सर्वा था, अमेरिका की हेजोमनी ही पूरे विश्व पर स्थापित थी। अमेरिका जो कहता था वही सारे देश मानते थे। शुरुआती दौर में जब शीत युद्ध समाप्त हुआ था 1991 के आसपास का, 1991 के बाद का जो विश्व है उसमें रूस ने भी अमेरिका का साथ निभाया था और अमेरिका के अनुसार ही सारे कामों को किए थे। तो जो शीत युद्ध के बाद का जो दौर है वो लोगों का मानना था कि उसमें यूएसए के द्वारा शक्ति संतुलन स्थापित किया गया और वो एक ध्रुवीय व्यवस्था थी। लेकिन कुछ और विचारक हैं, उनका मानना है कि नहीं, आज के समय का जो वर्तमान समय का जो विश्व है वो एक ध्रुवीय नहीं है बल्कि बहुध्रुवीय है, जिसमें यूएसए सबसे अधिक शक्तिशाली है। लेकिन शक्ति के केंद्र कई हैं, जैसे अभी हम देख ही रहे हैं, रूस है, चीन है और भारत भी एक शक्ति के रूप में उभर रहा है वैश्विक स्तर पर। मिड और यूरोप में हम देखें तो फ्रांस है और ब्रिटेन है, इस तरह से कई सारे शक्ति के केंद्र हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है वो यूएसए है। तो इन लोगों का मानना है, जो विचारक दूसरे हैं उनका मानना है कि ये वर्तमान समय का जो विश्व है वो बहुध्रुवीय है। लेकिन विद्वानों में मतभेद बहुत ज़्यादा है। तो कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ना तो ये यूनिपोलर है ना ये मल्टीपोलर है, बल्कि नॉन पोलर है, कोई ध्रुव है ही नहीं। विश्व में कोई शक्ति आज के समय में एग्जिस्ट करती ही नहीं है और ये विश्व को नॉन पोलर विश्व की संज्ञा देते हैं। तो इस तरह से वर्तमान समय के लिए तीन धारणाएं, एक है कि एक ध्रुवीय विश्व, बहुध्रुवीय विश्व और नॉन पोलर विश्व।
इस तरह से वर्तमान समय के बारे में, शक्ति संतुलन के बारे में ये कहा जाता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं शक्ति संतुलन को स्थापित करने वाले साधनों की। तो शक्ति संतुलन को स्थापित करने वाले साधन क्या क्या हैं? पहला है क्षतिपूर्ति, दूसरा है हस्तक्षेप। मतलब एक देश के में अगर शक्ति ज़्यादा है दूसरे देश की तुलना में, तो हस्तक्षेप के माध्यम से उस देश की शक्ति को कमज़ोर किया जाए या फिर दूसरे देश को क्षति पहुंचाई जाए। इस तरह से ये शक्ति संतुलन स्थापित कर सकते हैं। अगला साधन है मध्यवर्ती राज्य। मध्यवर्ती राज्य कैसे? जैसे भारत और चीन के बीच में नेपाल है, भूटान है, ये जो राज्य हैं वो मध्यवर्ती राज्य के रूप में काम करते हैं। वो ये जो है भारत और चीन के बीच में एक बैलेंस बना के रखते हैं कि दोनों देशों की सीमाएं आपस में नहीं है, तो दोनों देश आपस में भिड़ेंगे नहीं। बीच में एक बफर जोन जिसे हम बोलते हैं, बफर स्टेट भी बोलते हैं इनको, ये बफर स्टेट के रूप में काम करते हैं। तो इसी चीज़ को हॉलस्ट्री एक विचारक हैं, हॉलस्ट्री, इन्होंने कहा है कि दो शक्तिशाली राज्यों को संतुलित रखने के लिए मध्यवर्ती राज्यों की पट्टियां का विशेष महत्व होता है। मध्यवर्ती राज्य की जो पट्टियां हैं उनका विशेष महत्व होता है, हॉलस्टी ने ये कहा है। अगला ये साधन आता है शस्त्रीकरण। शस्त्रीकरण मतलब अधिक से अधिक सैन्य शक्ति स्थापित करना। मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, हवाई शक्ति है, हेलीकॉप्टर्स हैं या फाइटर प्लेन्स हैं, नौसेना है, मतलब जितनी भी प्रकार के सैन्य हथियार हैं, चाहे वो नौसेना के हों, चाहे वो थल सेना के हों, चाहे वो वायुसेना के हों, चाहे वो मिसाइलें हों, चाहे वो ड्रोन हों, ये सारे जो शस्त्र हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, तोप हों या एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स हों, ये सारे के सारे शस्त्रीकरण के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक कि परमाणु हथियार भी शस्त्रीकरण के अंतर्गत आते हैं। इनके द्वारा भी शक्ति संतुलन स्थापित किया जाता है, जिसमें आज के समय में परमाणु हथियारों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है शस्त्रीकरण के अंतर्गत। जिस देश के पास परमाणु हथियार हैं तो उसके पक्ष में शक्ति संतुलन हमेशा रहता है। अगला है विभाजन और शासन। मतलब हमारा शासन कैसा है देश का, या हमारे विरोध में जो देश है उसकी शासन व्यवस्था कैसी है, इसके द्वारा भी शक्ति संतुलन स्थापित होता है। और अंतिम साधन है संधि या मैत्री। मतलब अगर एक देश के पास शक्ति ज़्यादा है तो उसके विरोधी जो देश है जिनके पास शक्ति कम है वो अन्य देशों के साथ मैत्री करके शक्ति संतुलन स्थापित करते हैं। इसका एग्जाम्पल नाटो और वार्सा। जैसे शीत युद्ध के समय में नाटो की स्थापना हुई तो अमेरिका के गुट में जो शामिल होने वाले थे वो नाटो से शामिल हो गए, और यूएसएसआर के समय उसकी शक्ति कम हो रही नाटो के बढ़ने से, तो फिर वार्सा उनने अपना ला दिया, तो वार्सा के थ्रू उनने अपनी शक्ति बढ़ाई, अलायंस किए सारे। तो आज के समय तो ये शक्ति मैत्री संधि के द्वारा बढ़ती है। और इसी चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए पामर और पार्किंसन ने कहा है कि राज्यों की प्रत्येक संधि का संबंध शक्ति संतुलन से रहता है, चाहे उसका विस्तार क्षेत्रीय हो, मतलब क्षेत्रीय स्तर पर उसका प्रभाव हो, चाहे वो गोलार्धों में बटाव, जो उत्तरी गोलार्ध के लोग देश या दक्षिण गोलार्ध के देश गोलार्धों में बटाव, चाहे उसका जो विस्तार है वैश्विक स्तर पर हो। जैसे आज के समय में नाटो का विस्तार बहुत ज़्यादा हो रहा है। नाटो का विस्तार एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक तक भी करने की बात चल रही है। तो ये सारा हो जो संधि मैत्री के थ्रू आज चाइना को रोकने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। और इसी को आगे जस्टिफाई करने के लिए मैकियावेली ने कहा है कि सदैव दुर्बल पक्ष के साथ संधि करके शक्ति संतुलन स्थापित करना चाहिए, ना कि शक्तिशाली के साथ। शक्तिशाली के साथ अगर आप संधि करेंगे तो वो आप पर हावी हो जाएगा, वो अपनी शर्तों पर संधि करेगा। अगर आप दुर्बल राष्ट्र के साथ संधि करेंगे तो आप अपनी शर्तों पर संधि करेंगे, जिससे शक्ति संतुलन आपके पक्ष में होगा। अब हम शक्ति संतुलन से ही जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम है डिटरेंस, जिसको बोलते हैं प्रतिरोध। और परमाणु हथियारों के विकसित होने के बाद इसको ही परमाणु छतरी भी कहा जाने लगा, और इसका अन्य नाम विस्तारित प्रतिरोध भी है। असल में डिटरेंस है क्या? डिटरेंस एक सैन्य रणनीति है जिसके द्वारा राज्यों के आक्रामक व्यवहार पर प्रतिबंध आरोपित किया जाता है। मतलब कोई राष्ट्र अगर आक्रामक है तो उसका
आक्रामक रवैये को रोकने के लिए क्या किया जाए, तो उस पर प्रतिरोध आरोपित किया जाता है। कैसे किया जाता है? क्योंकि जो आक्रामक राष्ट्र है वो आक्रमण से होने वाले नुकसान को देखते हुए आक्रमण नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं इस सामने वाले राष्ट्र पर आक्रमण करूंगा तो उसमें नुकसान मेरा ज़्यादा होगा। तो इससे उसका जो आक्रामक व्यवहार है उस पर प्रतिबंध स्थापित हो जाता है और वो आक्रमण नहीं करता। इसी को डिटरेंस कहते हैं। और डिटरेंस के द्वारा भय को व्यक्त करने का एक माध्यम भी है डिटरेंस। भय कैसे? कि अगर कोई राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्र के आसपास है तो भयभीत हो जाएगा, तो अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करेगा, सामने वाले राष्ट्र को दिखाएगा कि नहीं मेरे पास भी शक्ति है और तुम अगर मेरे पे आक्रमण करोगे तो तुम्हारा भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इससे भय प्रदर्शित किया जाता है, भय व्यक्त किया जाता है, जिसके अंतर्गत राज्यों के जो अनपेक्षित व्यवहार है, मतलब जो वो कुछ भी उल्टा सीधा कर सकता था, अनपेक्षित व्यवहार था, उसको बदल दिया जाता है और वो शांत होकर बैठ जाता है कि नहीं भैया इसको छेड़ा तो लंका लग जाएगी। तो इसीलिए डिटरेंस का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है शक्ति संतुलन में। डिटरेंस के कुछ प्रकार भी हैं। क्या प्रकार हैं? परंपरागत डिटरेंस। परंपरागत डिटरेंस के अंतर्गत जैसे सैन्य शक्ति है, कूटनीति हैं, संधियां हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, ये सारे परंपरागत डिटरेंस के अंतर्गत आते हैं। और परमाणु हथियारों के विकसित होने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की जब समाप्ति हुई, अमेरिका ने जापान पर बम गिराया, उसके बाद से एक नया टर्म विकसित हुआ, परमाणु डिटरेंस। परमाणु डिटरेंस को ही एटमी छाता भी कहते हैं या परमाणु छतरी भी बोलते हैं। और जो परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं वो अपने अलाई, अपने मित्रों के लिए ये परमाणु डिटरेंस उपलब्ध भी कराते हैं कि नहीं अगर आपके ऊपर किसी ने हमला किया तो परमाणु हथियार हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो इससे आप बेफिक्र रहिए। तो इसको परमाणु छतरी इसीलिए कहा जाता है। तो इसीलिए दो प्रकार की डिटरेंस होगा, एक परंपरागत और परमाणु डिटरेंस। तो इस प्रकार आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट भी है gsmantra.in, उसको भी एक बार विजिट करें।